हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलावल भुट्टो के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में मच गया बवाल। मोदी मुसलमान कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल इमरान खान के दोस्त ने कर दी हदें ही पार। बताएंगे दोस्तों, सुनवाएंगे आपको उसका बयान, आखिर कैसे पाकिस्तान में लगी है आग। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी पत्रकार भारत के गोवा में आते ही करने लगे भारत की जमकर तारीफ। कहा समुद्र का किनारा और गोवा जन्नत से कम नहीं। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तानी पत्रकारों की ही लेने लगे क्लास, तो उन्होंने जॉब तक छोड़ने की कह दी बात। बताएंगे दोस्तों क्या है सारी बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां भारत पहुंचते ही बिलावल भुट्टो को लगा तगड़ा वाला करंट। दुनिया है हैरान, आखिर क्या है पूरा मुद्दा। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे। पुंछ हमले से जुड़ी है ये खबर, तो सारी जानकारियां आपको बताएंगे। पेंशन योजना को लेकर भी मोदी सरकार ने कर दिया है बल्ले बल्ले, तो सारी जानकारी जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इमरान खान के दोस्त ने कर दी हदें पार। बिलावल भुट्टो के भारत आते ही पाकिस्तान में मचा बवाल। मोदी मुसलमान कश्मीर जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। विपक्षी इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अंदर दो फाड़ हो गया। जी हां, इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट करके पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला है। फवाद ने आरोप लगाया कि बिलावल भुट्टो की ये यात्रा कश्मीरियों और भारत के मुसलमानों का अपमान है। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति मर चुकी है। फवाद चौधरी जहां बिलावल की भारत यात्रा पर आग बबूला है, तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसका समर्थन किया। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि मैं बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा की कड़ी निंदा करता हूं। ये भागीदारी वीडियो के जरिए भी हो सकती थी। उन्होंने पीएम कश्मीर और भारतीय मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहरीला बयान दिया। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो भारतीय प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति हर तरह से मर गई है। फवाद चौधरी जहां बिलावल की यात्रा पर आग बबूला है, तो वहीं शाह महमूद कुरैशी ने इस यात्रा का समर्थन किया। इमरान खान के विदेश मंत्री रह चुके कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का सदस्य है और बिलावल की भारत यात्रा में कोई हर्ज नहीं है। हमें एससीओ का इस्तेमाल क्षेत्र की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत जैसे ही बिलावल भुट्टो पहुंचे, गोवा पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज गोवा में हूं। और पते की बात दोस्तों ये है कि वो भारत आते ही इतने ज्यादा खुश दिखाई दिए कि वो किसी भी देश में कदम रखने पर इतना खुश नहीं दिखाई दिया जितना दोस्तों भारत के गोवा में आकर के उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती नजर आई। ऐसे में क्या आपको भी नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमारा पाकिस्तान भी ऐसा ही होता, इतना खूबसूरत लगता देखने में। बहरहाल दोस्तों सब में बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बिलावल भुट्टो भारत आए हैं और पाकिस्तान के विपक्ष में आग की लहर दौड़ गई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने बातों में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी को खुश करने के लिए बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से इंडिया गए हैं। ऐसे में आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं अपने भारत की जनता क्या कहती है इस पर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बीच आखिर क्यों भड़क गए गोवा पहुंचे पाकिस्तानी पत्रकार, कहने लगे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बता दे पूरी बात आपको। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने के बाद दोस्तों पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट भी गोवा पहुंचे ताकि वो ये दौरा कवर कर सकें, लेकिन जर्नलिस्ट के भारत आने पर पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने एक फोटोग्राफ ट्वीट किया और यूसुफ ने पणजी में ये फोटो क्लिक की और उनका कैप्शन भी इससे जुड़ा हुआ था। यूसुफ ने लिखा कि ये ऐसा ऑफिशियल असाइनमेंट है जो आप रोजाना करना चाहते हैं। समुद्र का किनारा, गोवा, भारत, इसके साथ ही उन्होंने गोवा के खाने की जमकर तारीफ कर दी। ऐसे में यूसुफ के इस ट्वीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी को मिर्ची लग गई। उसने उनके फोटो को रीट्वीट करते हुए इसे एक मीडिया का मैनेजमेंट करार दिया, जिसके बाद फवाद चौधरी के ट्वीट का जवाब कामरान ने अपने ट्वीट से दिया। उन्होंने लिखा कि आप किस मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ पहुंचा हूँ। अपने बकवास पीटीआई स्टाइल के आरोपों को साबित करके दिखाइए। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा के लिए जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो हमने बताया है। हमें वाकई में गोवा और गोवा का खाना और गोवा का समुद्र पसंद में आया है। बहरहाल बिलावल भुट्टो के साथ साथ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी भारत में आकर काफी ज्यादा
खुश दिखाई दिए हैं। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पुंछ में बहुत बड़ा अलर्ट, आतंकी हमले की धमकी के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी, एलओसी पर जवानों को किया गया चौकस। जी हां दोस्तों, भारत पहुंचते ही बिलावल भुट्टो को लगा तगड़ा वाला करंट, दुनिया हैरान। दरअसल कश्मीर में इस महीने के अंत में आयोजित G20 कार्य समूह की बैठक के स्थल की सुरक्षा के लिए समुद्री और NSG कमांडो तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना ने G20 सम्मेलन के कश्मीर में आयोजन का विरोध किया है। पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकी संगठनों ने सम्मेलन के दौरान श्रीनगर, गुलमर्ग व प्रदेश के अन्य भागों में हमले करने की धमकी दे डाली है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय सेना और भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें, पुंछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों को फिर बड़ी वारदात की साजिश रचने का इनपुट मिला है। इसी महीने कश्मीर में G20 बैठक भी प्रस्तावित है। हमले की सूचना के बाद केंद्र शासित प्रदेश के साथ पुंछ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे जिले सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर में तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दिन रात तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा गश्त बढ़ा दी गई है। जिले में सुरक्षा बलों की तरफ से कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ भीतरी सड़कों एवं संपर्क मार्गों पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जिन पर बड़ी संख्या में सेना, पुलिस, SOG एवं CRPF के जवान हर आने जाने वाले वाहन एवं पैदल चलने वालों की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आपको अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों और मानते हैं कि दुश्मन भारत का बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे, तो कमेंट में भारतीय सेना सबसे बेस्ट सेना जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी ने चीन के विदेश मंत्री के साथ की वार्ता, सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बृहस्पतिवार को चीन के विदेश मंत्री किन कांग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और अपने चीनी समकक्ष और पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों का विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शांति सुनिश्चित किए जाने के महत्व के बारे में बताया। ये बैठक संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक से इतर तटीय रिजॉर्ट में हुई। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक ट्वीट में कहा कि लंबित मुद्दों के समाधान और सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान रहा। उन्होंने कहा कि चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री किन कांग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। लंबित मुद्दों के समाधान और सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान रहा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं का सरकारी धर्म परिवर्तन, मंत्री के बेटे की मौजूदगी में एक साथ 50 ने कबूला इस्लाम। आपको बता दें, सिंध में 50 हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल करवाया गया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम असहाय हैं, हम हेल्पलेस हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में 10 हिंदू परिवारों के कम से कम 50 सदस्यों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिससे हिंदू कार्यकर्ता परेशान हो गए, जिन्होंने सामूहिक धर्मांतरण में राज्य की भागीदारी का आरोप लगाया। एक पाकिस्तानी अखबार ने गुरुवार को यह खबर दे डाली है कि ये लोग प्रांत में मीरपुर खास क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के रहने वाले थे और शहर के बैतुल ईमान न्यू मुस्लिम कॉलोनी मदरसे में आयोजित एक समारोह में उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। मदरसे की देखभाल करने वालों में से एक कारी तैमूर राजपूत ने इसकी पुष्टि की है कि 10 परिवारों के कुल 50 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिसमें 23 महिलाएं और 1 साल की लड़की शामिल थी। खबर में यह कहा गया है कि धार्मिक मामलों के मंत्री सीनेटर मोहम्मद तलहा महमूद के बेटे मोहम्मद शमरोज खान भी धर्मांतरण समारोह में शामिल हुए। जी हाँ, और जब कोई मंत्री का बेटा उसमें शामिल हुआ, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से सरकारी धर्मांतरण हुआ। पाकिस्तान का सिंध सूबा पहले से ही धर्म परिवर्तन को लेकर बदनाम है। इस धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने दुख जताया और गुस्से का इजहार किया। ऐसे धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक हिंदू कार्यकर्ता फकीर शिव कुच्ची ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद इन धर्मांतरणों में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय के सदस्य कई वर्षों से सरकार से इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में धर्मांतरण एक मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर मुद्दा है और इसके रोकने के लिए उपाय करने के बजाय संघीय मंत्री का बेटा धर्मांतरण का हिस्सा है। ऐसे में इस सरकारी धर्मांतरण के लिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तान की सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जहां पर पाकिस्तान में मजबूर अल्पसंख्यक हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है जबरदस्ती जबरन कर पकड़वा करके, और ऐसे में उल्टा पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भारत के सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और उल्टा विदेशों में जाकर के ये कह रहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, जबकि ये खबरें पूरे विश्व में जाती, उसके बावजूद भी पाकिस्तान गर्दन झुकाने के बजाय सीना चौड़ा करके दूसरे
देशों पर ब्लेम लगाता है। ऐसे में दोस्तों आपकी निजी राय तो बनती ही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पुतिन पर हमले के आरोपों के बीच रशिया ने तेज कर दिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। कीव से ओडेशा तक बड़े बड़े धमाके। खेरसोन में 21 की अब तक मौत। जी हां, यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश के आरोप लगाने के बाद रशिया की सेना ने बुधवार को कीव से लेकर ओडेशा तक हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूसी सेना की कार्रवाई जारी है। यहाँ के लोगों ने गुरुवार सुबह भी धमाकों की आवाज सुनी। यूक्रेन के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने टेलीग्राम पर कहा कि कीव में सभी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं और सेना लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि ये हमले अचानक से तेज किया गया है जब पुतिन के महल पर हमला किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की, जहां चीन गोरखाओं को पीएलए में क्यों करना चाहता है शामिल। भारत के अलावा किस देश की सेना में है नेपाली, बता दें। चीन नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी पीएलए में शामिल करने के लिए काफी रुचि दिखा रहा है। तो वहीं साल 2023 में भी एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाएगा। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए गोरखाओं को अनुमति नहीं दी है। हर साल भारतीय सेना में 1300 गोरखा भर्ती होते हैं। नेपाल सरकार की परमिशन न देने की वजह से अग्निपथ स्कीम है। नेपाल को भारत की इस योजना से आपत्ति है। उसका कहना है कि ये योजना 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। इस समझौते के तहत ही नेपाली गोरखाओं को भारत और ब्रिटेन की सेना ज्वाइन करने की मंजूरी मिली हुई है। ऐसे में अगर नेपाली गोरखा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में जाते हैं तो चीन, भारत और ब्रिटेन के बाद ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसकी सेना में नेपाली गोरखा होंगे। गोरखाओं को काफी नीडेड सैनिक माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो भारत नेपाल के संबंधों पर भी इसका असर नजर आएगा, जिनमें पिछले कुछ सालों में वैसी गर्मजोशी नहीं नजर आ रही है जिसके लिए दोनों देश जाने जाते थे। बहरहाल अब चाइना पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि नेपाली गोरखा उनके टीम में जाकर शामिल हो जाए, उनके सेना में शामिल हो। बहरहाल इस पर आप क्या दोस्तों कमेंट करना चाहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल में बहुत बड़ा आतंकी फायरिंग, 7 शिक्षकों की मौत। आतंकियों की गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। बता दें पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कुर्रम तहसील में स्कूल में गोलाबारी की खबर आई है। हमले में कम से कम 7 शिक्षक मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने सरकारी हाई स्कूल तारी मंगल के स्टाफ रूम में फायरिंग कर दी। इस दौरान उसने शिक्षकों को गोली मार दी। इसके अलावा पाराचीनार में एक अन्य घटना में चलती गाड़ी में एक शिक्षक की मौत हो गई। इस तरह एक दिन में जान गंवाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 8 हो गई। तो वहीं अफगानिस्तान सीमा से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को आतंकियों ने गोलाबारी की और इस दौरान 6 सैनिकों की मौत हो गई। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारतीय वायुसेना प्रमुख ने श्रीलंका के राष्ट्रपति व पीएम से की मुलाकात। इन मुद्दों पर की गई चर्चा। बता दें 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को श्रीलंका पहुंचे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की और द्विपक्षीय तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। चौधरी एयर मार्शल एस.के. पाथिराना के आमंत्रण पर यहां आए हैं। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, श्रीलंका की यात्रा के तहत सीएसए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रपति, रक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना के कमांडरों से भी मुलाकात की। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर, सेना का हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ा में दुर्घटनाग्रस्त, तकनीशियन की हुई मौत, 2 पायलट अपने घायल। बता दें सेना का एक हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी खामी के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में बृहस्पतिवार को मजबूरन उतारे जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण इसमें सवार एक तकनीशियन की मौत हो गई और 2 पायलट घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अभियानगत मिशन में तैनात उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव मारवा इलाके में एक नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये इलाका इन दिनों भारी बर्फबारी के कारण जिला मुख्यालय से कट गया। ऐसे में दोस्तों घायल हुए अपने दोनों वायुसेना के अधिकारियों को गेट वेल सून आप लोग जरूर कहिएगा, ताकि आपकी दुआएं जल्दी से जल्दी लगे और वो ठीक हो जाएं। साथ ही साथ शहीद हुए उस तकनीशियन नौसेना अधिकारी को आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां हनी ट्रैप में फंसा डीआरडीओ का साइंटिस्ट, पाकिस्तान को खुफिया सूचना देने के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार। बता दें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ के लिए काम करने वाले एक वैज्ञानिक को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने एक पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के एक अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिक कथित तौर पर व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के माध्यम से पाकिस्तान खुफिया कर्मियों के एक एजेंट के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि ये मोहपाश में फंसाने का मामला है। आरोपी रक्षा अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ पद पर रह चुका है और उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने एक बयान में कहा कि वैज्ञानिक को पता था
कहा कि उसके पास जो आधिकारिक गुप्त जानकारियां हैं अगर वो दुश्मन को मिल जाती हैं तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उसने जानकारी उपलब्ध करवाई। विज्ञप्ति के मुताबिक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुंबई में एटीएस की काला चौकी इकाई में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये हनी ट्रैप का मामला है। ऐसे में पाकिस्तान से एजेंसी के थ्रू उनको फंसाया गया और वो लगातार कुछ और समझ करके सारी जानकारियां देते रह गए। बहरहाल ये जांच का मामला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां सूडान से निकाले गए 156 भारतीय पहुंचे राजकोट। कहा हम पीएम मोदी के बहुत बहुत आभारी। जी हां, ऑपरेशन कावेरी के तहत युद्ध ग्रस्त सूडान से मंगलवार देर रात 150 से अधिक भारतीय गुजरात के राजकोट बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड पर यात्रियों का गुलाब और टॉफी से स्वागत किया गया और उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। डीएम राजकोट एसजे खाचर जो राजकोट बस स्टैंड पर फंसे लोगों को लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि 156 लोग जो पहले सूडान से अहमदाबाद पहुंचे थे राजकोट पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों को उनके घर में भेज दिया जाएगा और इससे पहले 2 वरिष्ठ नागरिकों को एम्बुलेंस से उनके घर वापस भेज दिया गया। ऐसे में उन लोगों ने कहा कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही संभव हो पाया है। हम नरेंद्र मोदी की वजह से सुरक्षित रूप से भारत पहुंचे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों से मिले। उन्होंने कहा हम पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहरहाल कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर भारत ने फिर उठाए सवाल। कहा ऐसे दुनिया में शांति कभी भी नहीं आ सकती। जी हां, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसमें बदलाव की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को भी अन्य देशों के समान बनाया जाए। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए विश्वास को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगर परिषद भविष्य में शांति बनाए रखना चाहती है तो पहले हमें इतिहास से सीख लेनी पड़ेगी। जी हाँ, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां भारत से सीधे पाकिस्तान क्यों जा रहे चीन के विदेश मंत्री, तालिबान से भी मीटिंग का है उनका प्लान। बता दें गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में पहुंचे चाइनीज विदेश मंत्री किन गैंग जो गोवा में एससीओ समिट से निकलकर सीधे पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो पाकिस्तान में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मंत्री बनने के बाद किन गैंग का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने यह बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के बाद डायरेक्ट उनका पाकिस्तानी दौरा क्या दर्शाता है। साथ ही साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां शहबाज शरीफ बांट रहे थे खैरात, भड़का आईएमएफ, कंगाल पाकिस्तान के खिलाफ ले लिया बहुत बड़ा सख्त एक्शन। जी हां, पाकिस्तान में चुनाव से ठीक पहले खैरात बांटने में जुटे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बिना अनुमति के सब्सिडी देने पर रोक लगा दी है। आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार बिना उसकी पूर्व अनुमति के कोई भी सब्सिडी नहीं मुहैया करवाएगी। आईएमएफ ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दे दिया है जब पाकिस्तान सरकार और वैश्विक एजेंसी के बीच में ताजा लोन देने को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है। यानी अब शहबाज शरीफ चाहकर भी अपने लोगों को सब्सिडी नहीं दे पाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ, सब्सिडी पाकिस्तानी लोगों को नहीं मिला तो पाकिस्तानी जनता शहबाज सरकार को गिरा देगी और अगर सब्सिडी दे दिया तो आईएमएफ उसको किसी भी कीमत पर लोन नहीं देगा और ब्लैक लिस्ट अलग से कर देगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां नॉर्थ कोरिया को अब सबक सिखाएगा अमेरिका। जापान और साउथ कोरिया से मिलाया हाथ। बता दे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए साउथ कोरिया और जापान के साथ हाथ मिला लिया है। इसकी एक तस्वीर सामने आई है जिसे अमेरिकी सेना ने जारी किया है। तस्वीर को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और जापानी पनडुब्बी के कमांडर एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर सवार नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीर बीते 18 अप्रैल की बताई जा रही है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर सवार 3 अधिकारियों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में दी 4,25,000 नौकरियां, $40 अरब का किया निवेश। भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात दोस्तों। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका जैसे देश में करीब $40 अरब का निवेश किया है। साथ ही साथ इन कंपनियों ने अमेरिका में करीब 4,25,000 नौकरियां दे डाली हैं। एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां कर्नाटक के
घोषणा पत्र से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज, जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में की जमकर तोड़फोड़। बता दें कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने और बैन लगाने की घोषणा का जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के बलदेव बाग स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ करने पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिससे काफी नुकसान हुआ। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि बजरंग दल पर बैन को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देशभक्तों को बैन करके विरोधियों का साथ देगी कांग्रेस। जी हां, कर्नाटक में चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, तो वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाबी हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि वो बजरंग दल को बैन करके क्या देश के विरोधी ताकतों का साथ देंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कर्नाटक मोदी जी और बीजेपी के साथ है। इस देश में कौन मानेगा अगर कोई कहे कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। देश की भलाई के बारे में सोचने वालों पर वे कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है बजरंग दल पर बैन करने को लेकर, जहां बजरंग दल पर बैन का वादा करने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, जिसमें सर्वे में लोगों ने भारी मात्रा में चौंका दिया है। बता दें एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है कि बजरंग दल पर बैन लगाने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। इस पर 37% लोगों ने यानी 37% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को लाभ होगा, तो वहीं 44% लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा और तगड़ा वाला नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ 19% लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने दोस्तों यही कहा है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों ने यही कहा है कि कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है। बहरहाल दोस्तों अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि बजरंग दल पर बैन का वादा करने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, तो आप क्या जवाब देंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।